रघुवीर एक साधारण सा खेतीहर मजदूर था जो गांव के सिरे पर बनी अपनी कच्ची झोंपड़ी में पत्नी सरिता और नन्ही सी बेटी काव्या के साथ जिंदगी गुजार रहा था। मेहनत उसके लहू में बहती थी, मगर किस्मत हर बार उससे एक कदम आगे निकल जाती। सर्दियों की बेरहम ठंड में जब बर्फ सी हवा झोंपड़ी की दरारों से भीतर घुस आती तो रातें कांपते हुए कटती। फटी चादरों के नीचे सिमटी सरिता और ठंड से सिकुड़ी काव्या को देख रघुवीर का दिल हर रोज भारी हो जाता। सुबह की ओस अभी धरती पर जमी ही होती कि वहीं ठंडी हवा उसका रास्ता रोकती। फिर भी वह काम की तलाश में निकल पड़ता। रघुवीर और सरिता दोनों सुबह की पहली किरण के साथ अपने अपने काम में जुट जाते। हाथ पैर सुन्न कर देने वाली ठंड भी उनके हौसले को तोड़ नहीं पाती। दिन भर की थकान, दर्द और भूख के बावजूद उनके दिल में एक ही उम्मीद जिंदा रहती, शायद कल का सूरज आज से कुछ ज्यादा रोशनी लेकर आए। माँ, आग के पास बैठने पर भी ठंड लग रही है। मेरे हाथ अब भी ठंडे हैं। जाड़ा बहुत कड़ा है बेटा, आग भी आज कमजोर पड़ गई है। थोड़ा और पास आ जा। हाथ सेंकते सेंकते जल तो नहीं जाएगा ना? नहीं रे, बस हाथ ऐसे ही फैला कर रख, मैं देख रही हूँ। अगर आग बुझ गई तो क्या करेंगे? अगर आग बुझ भी गई तो माँ है ना, फिर से जला देगी। लेकिन फिर भी आग के पास अच्छा लग रहा है। तू चिंता मत कर, यहीं बैठी रहे। इस बार रघुवीर ने हिम्मत करके सरिता के गहने बेच दिए थे। वे गहने सिर्फ सोने के नहीं थे, उनमें सरिता के सपने और उसके त्याग की चमक भी बसी थी। उन्हीं पैसों से रघुवीर ने खेत के लिए अच्छे बीज और खाद खरीदे। ठंडी सुबहों में कांपते हाथों और सुन्न उंगलियों से उसने बीज बोए थे। हर बीज के साथ वह मन ही मन दुआ करता, हे भगवान, इस बार मेहनत बेकार मत जाने देना। हर दिन वह खेत के किनारे खड़ा होकर फसल को निहारता रहता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पौधे बड़े होने लगे। महीनों बाद जब फसल पूरी तरह लहलहाई तो दूर से पूरा खेत ऐसे चमक रहा था मानो धरती ने सोने की चादर ओढ़ ली हो। उस सुनहरे दृश्य को देख रघुवीर और सरिता की आंखों में बहुत समय बाद उम्मीद की चमक लौट आई थी। उन्हें लगा अब शायद हालात बदलेंगे, अब काव्या की सर्दियां इतनी बेरहम नहीं होंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कड़ाके की ठंड के बीच अचानक आसमान ने रंग बदल लिया। काली घटाएं घिर आईं और तेज बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। ठंड के साथ आई उस बेरहम बरसात ने खेत पर कहर बरपा दिया। जो फसल सुबह तक सोने सी दमक रही थी, वह चंद घंटों में कीचड़ और टूटे हुए तिनकों में बदल गई। यह मंजर देखकर रघुवीर का सब्र जवाब दे गया। वह भीगी मिट्टी में घुटनों के बल बैठ गया और बस उजड़ी हुई फसल को देखता रहा। शब्द उसके गले में अटक गए, आंखों से आंसू भी नहीं निकले, जैसे भीतर सब कुछ सूना हो गया हो। घर लौटकर उसने सरिता को सब बता दिया। सब खत्म हो गया सरिता, इतनी मेहनत के बाद भी फसल बची नहीं। समझ नहीं आता आगे क्या होगा। तुम्हारे गहने बिक गए और हाथ कुछ नहीं आया। यही बात मन को तोड़ रही है। आप मन छोटा मत कीजिए, आपने मेहनत में कोई कमी नहीं रखी। जो हुआ वो हमारे बस में नहीं था। गहनों से ज्यादा जरूरी आपका हौसला है। हम साथ हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आप एक बात सुनिए, अगर हम सेठ मंगलू से थोड़े पैसे उधार ले लें तो शायद हालात संभल जाएं। नहीं सरिता, कभी नहीं। उस ठग के सामने मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा। मुझे पता है, लेकिन अभी कोई और रास्ता भी तो नहीं दिख रहा। घर, दवा, बीज सब कैसे चलेगा? ब्याज में जान निकाल लेगा। उसका पैसा आग जैसा है, एक बार लिया तो पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं भी नहीं चाहती, लेकिन ये सिर्फ मजबूरी है। हालात ठीक होते ही हम चुका देंगे। अगर तुम्हें लगता है कि यही आखिरी रास्ता है तो ठीक है, लेकिन मन बहुत भारी है। सरिता ने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप बैठ गई। दोनों देर तक खामोश रहे। ऐसा लग रहा था मानो उस बरसात ने सिर्फ फसल नहीं, उनकी उम्मीदें भी अपने साथ बहा ले गई हों। थोड़ी ही देर में अंधेरा गांव पर उतर आया। रघुवीर और सरिता ने जैसे तैसे थोड़ा सा बचा खाना खाया और सब सोने चले गए। लेकिन रघुवीर करवटें बदलता रहा। उसकी आंखों में नींद का नाम नहीं था। फसल की बर्बादी और कर्ज का बोझ सोचकर उसका मन और भी भारी हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब पैसों का इंतजाम आखिर कैसे होगा।
सब कुछ बर्बाद हो गया, खेत भी, फसल भी। अब घर चलाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? लगता है सेठ से ही कर्ज लेना पड़ेगा। वही सेठ जो बड़ा ठग है, न जाने कैसी कैसी शर्तें रखेगा, कितना ब्याज मांगेगा। मन नहीं मानता, लेकिन मजबूरी भी तो देखो। परिवार की खातिर शायद उसी दरवाजे पर जाना पड़ेगा। सोचते सोचते कब रात बीत गई, रघुवीर को पता ही नहीं चला। सुबह होते ही वह भारी मन से उठ खड़ा हुआ। मजबूरी में वह गांव के सेठ मंगलू के पास पहुंच गया। हालांकि वह जानता था कि मंगलू एक बड़ा ठग है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। सेठ जी, बहुत मजबूरी में आपके पास आया हूँ। फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है, घर में खाने तक की दिक्कत हो रही है। बस कुछ पैसों की मदद हो जाए तो शायद हालात संभल जाएं। अरे रघुवीर, इतनी चिंता क्यों करते हो? दुख सुख तो आते जाते रहते हैं। जब जरूरत पड़े तब सेठ काम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? मदद तो कर दूंगा, मगर मेरा भी हिसाब किताब चलता है। नियम के मुताबिक 25% ब्याज लगेगा। सेठ जी, इतना ज्यादा ब्याज? मेरी हालत आप जानते ही हैं। अगर जरा सा कम हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे पास और कोई सहारा भी नहीं बचा सेठ जी। इसे ज्यादा मत समझो। तुम मेहनती किसान हो, खेत फिर लहलहाएगा, ब्याज अपने आप निकल जाएगा। तो फिर देर किस बात की? आज पैसा ले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। रघुवीर मजबूरी में सेठ की शर्तें सुनता रहा और जानता था कि ब्याज बहुत भारी है। फिर भी हालात ने उसे इतना दबा दिया था कि वह 25% ब्याज पर कर्ज लेने के लिए तैयार हो गया। कितना मीठा बोल रहा था वो सेठ, अंदर से पूरा ठग है। 25% ब्याज, खून चूसने से भी ज्यादा। मजबूरी का फायदा उठाया उसने। जानता था कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन याद रखना मंगलू सेठ, आज मजबूरी थी। एक दिन मेहनत से ये कर्ज उतारूंगा और फिर तेरे सामने कभी सिर नहीं झुकाऊंगा। भगवान बस ताकत देना। गुस्सा तो बहुत है, पर घर के लिए सब सहना पड़ रहा है। कर्ज लेकर रघुवीर बीज और खाद खरीदकर चुपचाप घर लौट आया। अगले ही दिन वह सुबह सवेरे खेत पहुंच गया और नए बीज बो दिए। किस्मत ने इस बार थोड़ा साथ दिया। हल्की बारिश हो गई और धीरे धीरे फसल उम्मीद से बेहतर उठने लगी। देखो सरिता, इस बार फसल ठीक लग रही है। बीज भी जम गए हैं और पानी भी समय पर मिल गया। हाँ, आज खेत को देखकर मन को बहुत शांति मिल रही है। ईश्वर की कृपा से इस बार मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है। मन में डर तो अभी भी है, लेकिन पौधों को देखकर उम्मीद जाग रही है। अगर सब ठीक रहा तो कर्ज भी उतर जाएगा और घर की हालत भी संभल जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, आपने पूरे मन से मेहनत की है, उसका फल अवश्य मिलेगा। बस यही कामना है कि ईश्वर चाहे तो इस बार हमारे दिन भी बदलेंगे। फसल अच्छी देखकर रघुवीर और सरिता खुशी खुशी खेत पर बातें करते हुए घर लौट आए। लेकिन उसी रात आसमान अचानक गरज उठा और जोरदार बारिश शुरू हो गई। पूरी रात पानी लगातार बरसता रहा और सुबह होते होते भी बारिश थमने का कोई संकेत नहीं था। ये बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो रही है। रात भर ऐसे ही बरसती रही तो खेत में पानी भर जाएगा। पता नहीं फसल का क्या होगा। पिछली बार भी मौसम ने धोखा दिया था, इस बार भी वही डर मन में बैठा है। बस यही चिंता है कि कहीं मेहनत फिर बेकार न चली जाए। आप इतना चिंतित मत होइए, अभी फसल नई है, ईश्वर ने चाहा तो सब संभल जाएगा। बीती बातों को याद करके मन को और भारी मत कीजिए। अभी तक सब ठीक चला है, आगे भी अच्छा ही होगा। आपने ईमानदारी से परिश्रम किया है, ईश्वर इतनी आसानी से किसी की मेहनत नहीं छीनता। सुबह होते होते सब ठीक हो जाएगा। ठंडी बारिश और तेज हवाओं के बीच सरिता रघुवीर को समझा रही थी, लेकिन उसे भी अंदाजा था कि फसल शायद बची नहीं होगी। चार 5 दिनों बाद जब ठंड के साथ बारिश थमी, रघुवीर तुरंत कनक खेत पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने फसल को पूरी तरह बर्बाद देखा और दर्द से भरकर घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। सब खत्म हो गया। 4 दिन की बारिश ने मेरी सारी मेहनत बहा दी। जिस खेत को सपनों से सींचा था वही आज उजड़ा पड़ा है। क्यों हर बार मेरे हिस्से में ही ऐसा आता है? कर्ज लिया, फिर से उम्मीद की और आज फिर वही खाली हाथ। घर कैसे चलेगा?
सरिता और बच्ची का पेट कैसे भरेगा? उनसे नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं बची। हे भगवान, अगर यही लिखा था तो इतनी उम्मीद क्यों दिखाई? अब तो हिम्मत भी जवाब दे रही है। रघुवीर अपनी बर्बाद फसल देखकर रोते रोते घर लौट आया। ठंड की काटती हवाओं और चिंता के बोझ ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। घर पहुंचते ही उसका शरीर ढीला पड़ गया और परेशानियों के कारण वह बुरी तरह बीमार हो गया। आप इस हालत में भी इतना सोच क्यों रहे हैं? अपनी तबीयत की जरा भी परवाह नहीं है आपको। फसल गई है तो गई, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो घर कैसे चलेगा? अब बस बहुत हो गया, जो होना था हो चुका। आप चिंता मत कीजिए, सब मैं संभाल लूंगी, काम धंधा घर सब कुछ। आप बस चुपचाप लेटकर आराम कीजिए। पहले अपनी तबीयत ठीक करिए, फिर बाकी बातें देखी जाएंगी। आपकी सेहत मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। रघुवीर की तबीयत बिगड़ने पर सरिता ठंड से कांपती सुबह में काम की तलाश में उसी सेठ के घर पहुंची। सेठ जी, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। अगर कोई काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे बहू, दुख की बात है। ऐसे समय में मदद ना करूं तो सेठ किस काम का? काम तो है पर मेहनत वाला है। मेहनत से मुझे डर नहीं है सेठ जी, बस इतना मिल जाए कि घर का खर्च और दवा चल सके। ठीक है, मैं तुम्हें आलू दूंगा, उन्हें बाजार में बेच देना। आजकल आलू के अच्छे दाम मिल रहे हैं। और हाँ, जो भी मुनाफा होगा ना, उसमें से थोड़ा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। आखिर माल मेरा है, व्यवस्था मेरी है। चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। जैसा आप ठीक समझे सेठ जी। ठीक है सेठ जी, आपने मदद का हाथ बढ़ाया, यही बहुत है। आज ही आलू तुम्हारे घर भिजवा देता हूँ। धन्यवाद सेठ जी, ईश्वर आपका भला करे। सेठ ने उसे थोड़े मुनाफे पर आलू बेचने का काम दे दिया और मजबूरी में सरिता मान भी गई। दोपहर तक सेठ के आदमी आलू की बोरियां उसके घर पहुंचा गए। लेकिन जैसे ही सरिता ने बोरियां खोली, वह सन्न रह गई। भीषण ठंड में पड़े वे आलू पूरी तरह सड़े हुए थे। हे भगवान, ये कैसे आलू हैं? इनमें से तो ज्यादातर सड़े हुए हैं। सेठ जी ने कहा था कि माल ठीक है, फिर ये सब। अब मैं क्या करूं? इतनी ठंड में अगर यही बेचने निकलूं तो लोग क्या कहेंगे? और घर की हालत भी तो देखनी है। समझ नहीं आ रहा ये मुसीबत कैसे टलेगी। मैं पहले ही समझ गया था सरिता, वो सेठ भरोसे के लायक नहीं है। देख लिया ना, कैसे सड़े आलू भिजवा दिए। मजबूरी का पूरा फायदा उठा लिया उसने। मीठी मीठी बातों में फंसा लिया, ऊपर से मुनाफे का लालच दिया और नीचे से ये हाल। हाँ, आलू देखकर मैं भी घबरा गई। समझ नहीं आ रहा अब क्या किया जाए। सेठ जी ने तो कहा था कि माल ठीक है। ऐसा आदमी भगवान से भी नहीं डरता। दिल बहुत जल रहा है, लेकिन मजबूरी ने मुंह बंद कर दिया है। काश हालात ऐसे ना होते। अब गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। हालत पहले ही खराब है। कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा, वरना घर कैसे चलेगा। ईश्वर कोई ना कोई राह जरूर दिखाएंगे, बस अभी धैर्य रखना होगा। सरिता सड़े आलूओं को देखकर परेशान खड़ी थी कि ठंड से सुड़कती उसकी बेटी वहां आ गई और खुशी से पराठे बनाने की जिद करने लगी। अम्मा, आज आलू के पराठे बना दो ना। बाहर बहुत ठंड है, गरम गरम पराठे खाएंगे तो मजा आ जाएगा। मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज बना दो। तभी सरिता के मन में एक उम्मीद जगी। परांठे? इन आलूओं में से ज्यादातर सड़े हुए हैं, लेकिन सब तो खराब नहीं हो सकते। अगर ध्यान से छांट लूं तो कुछ अच्छे आलू जरूर निकल आएंगे। घर की हालत, रघुवीर की बीमारी और ठंड सब एक साथ सामने खड़े हैं। यूं ही बैठकर रोने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर इन अच्छे आलूओं से गर्म गर्म पराठे बना लूं तो शायद बाजार में बेचकर कुछ कमाई हो जाए। मजबूरी है, पर यही एक उम्मीद दिखाई दे रही है। अगले ही दिन सरिता सुबह सुबह कड़की ठंड में बाजार पहुंच गई और गरम गरम आलू के पराठे बेचने लगी। ठिठुरते मौसम में लोग उसके पराठे और लहसुन की चटनी बड़े चाव से खाने लगे, जिससे उसकी कमाई बढ़ने लगी। ये देखकर सेठ के मन में धीरे धीरे जलन पैदा होने लगी। देखो तो जरा, वही सरिता जो कल तक मजबूरी में मेरे सामने खड़ी थी, आज बाजार में उसकी इतनी चल रही है। मैंने तो जानबूझकर उसे सड़े हुए आलू भिजवाए थे। सोचा था हाथ खड़े कर देगी, पर उसने उसी खराब माल से रास्ता निकाल लिया। गरम गरम पराठों की खुशबू पर लोग टूट पड़े हैं और पैसे भी उसी के पास जा रहे हैं। ये बात मुझे बिल्कुल हजम नहीं हो रही। जिसे दबाकर रखना चाहिए था, वही सिर उठाने लगी है।
अगर अभी कुछ नहीं किया तो कल ये और आगे निकल जाएगी। नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा। अब मुझे ही कोई चाल चलनी पड़ेगी। जहाँ एक तरफ सेठ सरिता की बढ़ती कमाई से जलने लगा था, वहीं दूसरी तरफ सरिता के मन में भी धीरे धीरे लालच घर करने लगा। अब वह बचे हुए सड़े आलूओं को अच्छे आलूओं में मिलाकर पराठे बनाने लगी थी। सरिता, ये ठीक नहीं लग रहा। सड़े आलूओं को अच्छे आलूओं में मिलाना सही नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो बदनामी हो जाएगी। हमने खुद ठगी झेली है, अब वही काम दूसरों के साथ करना ठीक नहीं। मुझे डर है कि कहीं ये लालच हमें फिर मुसीबत में न डाल दे। आप बेकार की चिंता कर रहे हैं। इसमें गर्म मसाले पड़ते हैं, स्वाद दब जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप हालात नहीं समझ रहे। घर चल रहा है, कमाई हो रही है। अगर थोड़े से खराब आलू भी मिल गए तो क्या फर्क पड़ता है? लोगों को स्वाद अच्छा लग रहा है। अभी लालच नहीं, मजबूरी है। जब हालात सुधर जाएंगे तब सब ठीक कर लेंगे। कुछ ही दिनों में सरिता ने मेहनत से कमाए पैसों से मंगलू सेठ का पूरा कर्ज उतार दिया। उधर रघुवीर की तबीयत भी धीरे धीरे सुधर गई और वह फिर ठंड भरी सुबहों में अपना खेत संभालने जाने लगा। अब दोनों पति पत्नी अपनी अपनी जिम्मेदारियों में जुट गए थे। रघुवीर खेत में आलू उगाता और उन्हें बाजार में बेचता। वहीं सरिता खराब होने लगे आलूओं को अच्छे आलूओं में मिलाकर पराठे बनाती और बेचकर घर का खर्च चलाती रही। कुछ समय बीतने पर सरिता और रघुवीर की बढ़ती कमाई और उनकी स्थिर होती जिंदगी से मंगलू सेठ के अंदर की जलन और भी बढ़ गई। उसे लगने लगा कि यह दोनों उसकी पकड़ से निकल गए हैं। आखिरकार एक दिन ठंड की सर्द हवाओं के बीच वह गांव के कुछ आदमियों को साथ लेकर गुस्से से भरा हुआ रघुवीर के घर पहुंच गया। अब सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये औरत सड़े हुए आलूओं से पराठे बनाकर लोगों को खिला रही है, इसी तरह कमाई कर रही है और गांव का नाम खराब कर रही है। सेठ जी, ये सरासर झूठ है। मैं जो पराठे बनाती हूँ उनमें अच्छे आलूओं से ही इस्तेमाल करती हूँ। किसी के स्वास्थ्य से खेलने का पाप मैं नहीं कर सकती। मेहनत और ईमानदारी से भी कमाई बढ़ सकती है। सिर्फ शक के आधार पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। सेठ जी झूठ नहीं बोलते। अगर आलू खराब नहीं होते तो इतनी जल्दी कमाई कैसे बढ़ गई? जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए जांच होना जरूरी है। अगर आपको संदेह है तो जांच कर लीजिए। मुझे किसी जांच से डर नहीं है। जांच तो जरूर होगी। सच देर सवेर बाहर आ ही जाता है। गांव का एक आदमी अंदर गया और बोरियां खोलकर देखी तो उनमें सिर्फ अच्छे आलू ही मिले। ये देखकर लोग समझ गए कि सरिता पर लगाया आरोप गलत था और वे सब उसके पक्ष में बोलने लगे। अब तो साफ दिख रहा है कि आपने बेवजह इल्जाम लगाया था। हमने अपनी आंखों से बोरियां खोलकर देख ली। इनमें तो सारे आलू अच्छे हैं। आप ही ने पहले सड़े आलू दिए थे और अब उसी का दोष सरिता पर मढ़ रहे हैं। मेहनत करके कोई आगे बढ़े तो आपको जलन होने लगती है। ये ठीक नहीं है। गांव में किसी की इज्जत से खेलना आसान नहीं होता। मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। जो पराठे बनाए अच्छे आलूओं से ही बनाए। हालात खराब थे, मजबूरी थी, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार कभी मन में नहीं आया। आज सच्चाई सामने आ गई है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मुझे किसी से बैर नहीं चाहिए। बस इतना चाहती हूँ कि मेरी मेहनत और मेरे चरित्र पर सवाल न उठाया जाए। गांव वाले वहां से चले गए, लेकिन सरिता भीतर ही भीतर बहुत शर्मिंदा थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और उसे अपनी गलती का एहसास और गहरा होता जा रहा था। उसे समझ आ गया था कि चाहे मजबूरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, खराब आलूओं से पराठे बनाना सही नहीं था। आज जो हुआ उससे मन बहुत भारी हो गया है। आरोप भले ही झूठा साबित हो गया, लेकिन मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं गलत राह पर आ गए थे। मैंने पहले ही रोका था, पर हालात ऐसे थे कि हम बह गए। आप ठीक कह रहे हैं। आज भीतर से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मजबूरी में लिया गया गलत फैसला भी आखिर गलत ही होता है। आज ठंड में खड़े होकर मैंने मन ही मन ठान लिया है, अब चाहे कितनी भी तंगी क्यों ना आए, मैं सिर्फ अच्छे आलूओं से ही पराठे बनाऊंगी और ईमानदारी से ही कमाई करूंगी। बस आप मेरा साथ बनाए रखिए, मिलकर हर मुश्किल पार कर लेंगे। अब आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। यही सही रास्ता है। सच्चाई के साथ चलेंगे तो देर सवेर भगवान भी साथ देगा। उसी ठिठुरती शाम उसने मन ही मन एक फैसला किया। अब वह सिर्फ अच्छे आलू से ही पराठे बनाएगी और ईमानदारी से कमाई करेगी। चाहे ठंड हो या तंगी, सही रास्ता ही अपनाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि किसान होना बिल्कुल आसान नहीं है।
बारिश कम हो जाए तो भी किसान की मुसीबत, और बारिश ज़्यादा पड़ जाए तो भी उसकी मुसीबत। ठंड, बारिश, गर्मी, हर मौसम उसके लिए एक नई परीक्षा लेकर आता है। एक किसान का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहता है, फिर भी वह उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। इस कहानी से हमें एक और महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के कारण हम जो थोड़ा बहुत हमारे पास होता है वह भी खो बैठते हैं। ईमानदारी और मेहनत ही वह रास्ता है जो आखिर में हमें सही मंजिल तक पहुंचाता है। एक छोटे से गांव में हरीश अपनी पत्नी कविता और 2 छोटी बेटियों के साथ रहता था। हरीश भाड़े पर रिक्शा चलाया करता था। एक दिन रिक्शे का मालिक कड़क आवाज में बोला, हरीश, मुझे रोज का किराया पूरा चाहिए। मालिक, आज सवारी बहुत कम मिली थी, कल ज्यादा मेहनत कर लूंगा। तुम्हारी कमाई कम हो या ज्यादा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। कड़ाके की ठंड में भी हरीश सुबह से शाम तक ठिठुरते हुए रिक्शा चलाता रहता। शाम को घर लौटते समय उसके हाथ कांप रहे होते। अक्सर घर में दिन में बस एक ही बार चूल्हा जलता। कई रातों में हरीश खुद सूखी रोटी खाकर रह जाता। एक ठंडी शाम थी। बर्फीली हवा झोपड़ी की दरारों से भीतर तक घुस रही थी। उसी ठिठुरन भरे माहौल में हरीश की पत्नी कविता ने धीमी और चिंता भरी आवाज में बात छेड़ी। देखिए जी, ठंड दिन दिन बढ़ती जा रही है। बच्चों को ठीक से ओढ़ाने के लिए घर में दूसरी रजाई तक नहीं है। हाँ, सुबह रिक्शा चलाते चलाते हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए थे, मगर क्या करें कविता, किराया तो मालिक पूरा ही ले लेता है। आप आज फिर खुद बस सूखी रोटी ही खाकर रह गए ना? मैं तो ठीक हूँ, बच्चों का पेट भर जाए बस वही बहुत है। इन्हीं के लिए तो सब सह रहे हैं। देखो कितनी सुकून से सो रही हैं। भगवान करे इनकी जिंदगी हमसे कहीं बेहतर हो। कब तक ऐसे ही चलेगा जी? हर रोज वही चिंता, वही कमी, वही ठिठुरती ठंड। काश कभी ऐसा दिन आए जब हमारे बच्चों को इस तरह कांपते हुए न सोना पड़े। आएगा कविता, वो दिन जरूर आएगा। जब तक सांस है मेहनत करता रहूंगा। तुम बस हिम्मत मत हारना। जी, आज ठंड कुछ ज्यादा ही गिर रही है। एक ही कंबल में ना बच्चों की ठंड कट पा रही है ना हमारी। आप आज बाजार से एक कंबल ले आइए। मन तो मेरा भी है कविता, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। किराया देने के बाद हाथ बिल्कुल खाली रह जाता है। ये लीजिए, ये 100 रुपए मैंने अपनी तरफ से दिए हैं, बड़ी मुश्किल से जोड़कर रखे थे। और जो 100 रुपए आपने अपने दोस्त को उधार दिए थे ना, आज उनसे वापस मांग लीजिए। 200 रुपए हो जाएंगे तो एक कंबल आ जाएगा। तुमने अपने पास से पैसे बचाकर रखे थे सिर्फ हमारे लिए? अगर हम ही अपने बच्चों के लिए नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा जी? इस ठंड में उनका यूं कांपना मुझसे देखा नहीं जाता। ठीक है कविता, आज ही दोस्त से पैसे लेकर कंबल ले आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इस ठंड में तुम्हें और बच्चों को और नहीं ठिठुरने दूंगा। कविता की बात सुनकर हरीश अपने 100 रुपये लेने के लिए मदन के घर की ओर चल पड़ा। मदन अपने घर के बाहर दरवाजे के पास आग जलाकर बैठा था। ठंड से हाथ सेंक रहा था। हरीश को अपनी ओर आते देख उसने नजर उठाकर उसे देखा और बात करने लगा। अरे हरीश, आओ भाई, आग के पास बैठो। ठंड तो आज हद से ज्यादा है। हाँ मदन, ठंड ने तो कमर तोड़ दी है। सुबह सुबह रिक्शा चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। किसी तरह दिन काट रहे हैं। बच्चे भी ठंड में बहुत परेशान हैं। सही कह रहे हो, इस बार सर्दी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। काम धंधा भी ढीला चल रहा है। मदन, एक बात कहने आया था। वो जो 100 रुपए मैंने तुम्हें उधार दिए थे ना, आज बहुत जरूरत पड़ गई है। अगर मिल जाए तो। अरे हरीश, अभी तो मेरे पास भी कुछ खास नहीं है। काम अटका पड़ा है, पैसे हाथ में नहीं आए।
समझता हूँ भाई, लेकिन घर में कंबल लेना है, बड़ी मजबूरी है। देखो, जैसे ही कुछ इंतजाम होता है मैं खुद दे दूंगा। आजकल हालात ठीक नहीं है। ठीक है मदन, अगर जल्दी हो सके तो याद रखियो, ठंड बच्चों पर बहुत भारी पड़ रही है। इतनी ही देर में मदन की पत्नी भी भीतर से बाहर आ गई और वहीं खड़ी होकर सब सुनने लगी। सुनिए जी, यह ठीक नहीं है। हरीश भैया ने जब जरूरत थी तब आपकी मदद की थी, तो हमारा भी धर्म बनता है कि उनका उधार समय पर लौट आए। किसी की मजबूरी को टालना अच्छी बात नहीं होती। हरीश भैया, हमारे घर की हालत भी बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी जो संभव है वह देना चाहिए। ये 70 रुपए मेरे पास हैं, आप अब भी रख लीजिए। बाकी पैसे जैसे ही इंतजाम हो जाएगा हम आपको जरूर लौटा देंगे। इस कड़ाके की ठंड में बच्चों की चिंता सबसे पहले करनी चाहिए। मदन से पैसे लेकर हरीश के पास कुल 170 रुपये हो गए। उम्मीद लेकर वह कंबल की दुकान पर पहुंचा। क्या चाहिए तुम्हें? जल्दी बोलो, सुबह से ग्राहक लगे हैं। यहाँ खड़े होकर टाइम खराब मत करो। भैया, कोई सस्ता सा कंबल दिखा दीजिए, घर में बहुत ठंड है। ये देखो कंबल, सब बढ़िया क्वालिटी के हैं। सस्ते घटिया माल की दुकान नहीं है ये। साफ साफ बता दूं, 500 रुपये से नीचे का एक भी कंबल नहीं मिलता यहाँ। भैया, मेरे पास अभी सिर्फ 170 रुपये हैं। अगर उसी में कोई कंबल मिल जाए तो। क्या कहा? 170 रुपये? अरे भाई, इतने में तो आजकल ढंग की चादर भी नहीं आती। कंबल की दुकान है ये, दानखाना नहीं। अगर पैसे नहीं हैं तो यहाँ क्यों आ जाते हो? हर रोज़ ऐसे लोग आ जाते हैं, थोड़े पैसे दिखाकर पूरा सामान मांगते हैं। समझ गया भैया, बच्चों के लिए ही देख रहा हूँ। सड़क किनारे फुटपाथ देखो, वहाँ शायद कुछ मिल जाए। यहाँ खड़े रहकर मेरी दुकान मत रोको। जब पूरे पैसे हों तब आना। यूँ बेवजह भावुक बातें करने से दाम कम नहीं हो जाते। दुकानदार ने एक एक करके कई कंबल दिखाए, मोटे, रंग बिरंगे, गर्म, लेकिन हर कंबल की कीमत 500 रुपये से कम नहीं थी। दुकानदार की बेरुखी भरी बातें और अपनी जेब की खाली हालत देखकर हरीश का मन टूट गया। मायूस होकर वह बिना कुछ खरीदे घर की ओर लौट पड़ा। चलते चलते उसके कदम भारी होते जा रहे थे और मन में तरह तरह के ख्याल उमड़ रहे थे। कितना आसान होता है लोगों के लिए ताना मार देना। जैसे मैं मेहनत नहीं करता, सुबह से शाम तक रिक्शा खींचता हूँ, तब जाकर ये 100 से 200 रुपए हाथ में आते हैं। क्या गरीब होना ही सबसे बड़ा गुनाह है? कविता ने कितनी आस से पैसे दिए थे, बच्चों के लिए कंबल लाने को कहा था। अब खाली हाथ घर जाऊंगा तो उनकी आंखों में क्या देखूंगा? बेटियां ठंड में कांप रही होंगी और मैं कुछ नहीं कर पाया। भगवान, क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं? क्या मेरी जिंदगी बस यूं ही अपमान सहते हुए कट जाएगी? काश आज कुछ रास्ता निकल आए, बस बच्चों की ठंड तो कट जाए। तभी रास्ते में उसकी नजर एक ठंड से कांपती हुई बुढ़िया पर पड़ी। फटे कपड़ों में लिपटी वह सड़क किनारे बैठी थी। आंखें आसमान की ओर टिकी थीं, जैसे किसी गहरी पीड़ा या बड़ी मुसीबत में डूबी हों। उसे देखते ही साफ लग रहा था कि जिंदगी ने उस पर बहुत जुल्म किए हैं। हरीश एक पल को ठिठका, फिर मन को समझाकर आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसके पैर अपने आप धीमे पड़ गए। उसका दिल बार बार उसी बुढ़िया की ओर लौट रहा था और वह मन ही मन सोचने लगा, मैं बूढ़ी अम्मा को ऐसे ही नजरअंदाज करके कैसे आगे बढ़ गया? वह भी तो ठंड से कांप रही थी, किसी गहरी परेशानी में डूबी हुई। मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी दिल मान क्यों नहीं रहा? शायद इसलिए कि दर्द का मतलब मैं खुद जानता हूं। अगर मैं ही मुंह फेर लूं तो इंसानियत कहां बचेगी? फिर हरीश वापस बुढ़िया के पास गया। बुढ़िया को ठंड से कांपता हुआ देखकर हरीश को उस पर तरस आ गया। फिर वह बुढ़िया से बोला, अम्मा, आप इस कड़ाके की ठंड में यहाँ क्यों खड़ी हैं? घर क्यों नहीं जाती? बेटा, अब घर कहाँ रहा। एक सेठ से थोड़ा कर्ज लिया था, सोचा था मेहनत करके चुका दूंगी, पर समय पर पैसे नहीं दे पाई तो उसने मेरा घर ही हड़प लिया। उसी दिन से जिंदगी भी जैसे मुझसे छिन गई। तभी से यहीं भटक रही हूँ, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर, कभी सड़क के किनारे। अम्मा, क्या आपके कोई बच्चे नहीं हैं? था बेटा, मेरा भी एक बेटा था।
उसके पिता के गुजर जाने के बाद मैंने दिन रात मजदूरी की, अपने हाथों के छाले दिखाकर भी उसे पढ़ाया। खुद भूखी रही पर उसे कभी कमी महसूस नहीं होने दी। जब उसकी नौकरी लगी तो शहर चला गया। मैंने सोचा बुढ़ापे की लाठी मिल गई, पर वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। कुछ दिन पहले आया था, आंखों में अपनापन नहीं, बस लालच था। बोला पैसे चाहिए, खेत बेचने होंगे, और मेरे सारे खेत बिकवा दिए। अम्मा, मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है। मैं रिक्शा चलाता हूँ, घर में पत्नी और 2 छोटी बेटियां हैं। ठंड से बचाने के लिए कंबल लेने निकला था, पर मेरे पास बस यही पैसे हैं, ज्यादा नहीं हैं। पर आप रख लीजिए, शायद आपकी आज की रात कट जाए। बेटा, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है, फिर भी तुमने मुझे दिया। भगवान तुम्हारा भला करे। अम्मा, ये पैसे रख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं है, पर शायद आज आपकी ठंड कुछ कम हो जाए। नहीं बेटा, नहीं। तुम्हारे चेहरे से ही दिख रहा है कि तुम्हारे अपने घर में भी कमी है। मैं कैसे ले लूं? अम्मा, अगर आप नहीं लेंगी तो मुझे और ज्यादा तकलीफ होगी। मेरे बच्चों की जगह अगर आप होती तो मैं कभी मुंह न फेरता। आज अगर मेरे हाथ से किसी की मदद हो जाए तो शायद मेरी बेबसी कुछ हल्की हो जाए। मेरे दुख की वजह से तुम्हारे बच्चों की रोटी कम हो जाए, ये मुझसे नहीं होगा। बेटा, जमाना बहुत बदल गया है। लोग अपने खून के रिश्ते भूल जाते हैं, और तुम जैसे इंसान जो पराए होकर भी सहारा देते हैं, अब बहुत कम बचे हैं। अम्मा, इंसान के पास अगर दिल जिंदा है तो वही उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है। पैसे फिर कमा लूंगा, पर किसी को ठंड में तड़पता छोड़ दिया तो खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। फिर वह बुढ़िया हरीश से 170 रुपये ले लेती है और हरीश से कहती है, ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं रख लेती हूँ। भगवान करे तुम्हारी मेहनत कभी बेकार न जाए। तुम्हारे बच्चों को वो सुख जरूर मिले जो मुझे अपने ही बेटे से कभी नहीं मिला। वह बुढ़िया हरीश को बहुत दुआएं देती है और फिर वहां से चली जाती है। बस अम्मा, यही दुआ मेरे लिए बहुत है। हरीश को उस गरीब बुढ़िया की मदद करके आज बहुत खुशी मिल रही थी, लेकिन दूसरी ओर उसे दुख भी था कि वह अपनी पत्नी के लिए कंबल नहीं ला सका। फिर भी उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसने अपनी गरीबी के बावजूद एक नेक काम किया है। यह सोचते सोचते हरीश भी अपने घर चला जाता है। जैसे ही हरीश की पत्नी उसे देखती है तो वह उससे कहती है, जी आप आ गए, कंबल ले आए क्या? बाहर ठंड और बढ़ गई है, बच्चे भी रात में कांप रहे थे। नहीं कविता, कंबल नहीं ला पाया। क्या हुआ जी, पैसे कम पड़ गए क्या? फिर हरीश ने विस्तार से कविता को सारी बात बताई। बाजार गया था, दुकानदार ने बहुत कड़वी बातें कहीं। बोला कि 500 से कम का कोई कंबल नहीं है। वहीं से लौट रहा था तो रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिली। ठंड से कांप रही थीं, घर भी नहीं था। उन्होंने बताया कि सेठ ने कर्ज के बदले उनका घर छीन लिया। बेटा शहर जाकर उन्हें भूल गया। उनकी आंखों में ऐसा दर्द था कि मुझसे देखा नहीं गया। मैंने वहीं सारे पैसे उन्हें दे दिए। आपने अपने सारे पैसे दे दिए? हाँ कविता, जानता हूँ घर के लिए कंबल जरूरी था, लेकिन उस अम्मा की हालत हमसे भी बदतर थी। लगा अगर आज मदद न की तो सारी उम्र खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। यही सोचकर दिल को तसल्ली दे रहा हूँ। जी कंबल तो फिर भी कभी आ जाएगा, लेकिन किसी बेसहारे की दुआ बहुत बड़ी होती है। आपने बहुत नेक काम किया है जी, शायद भगवान हमें किसी और तरह से सहारा दे दें। फिर कविता हरीश के लिए खाना लगाती है। जैसे ही हरीश खाना खाने बैठता है, उतने में कोई उनके घर का दरवाजा खटखटाता है। कविता घर के बाहर जाकर देखती है तो बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह कविता से कहता है, बिटिया, ठंड अब हड्डियों के भीतर उतर चुकी है। सुबह से इस बदन ने एक दाना तक नहीं देखा। पेट की आग ऐसी जल रही है कि सांस लेना भी भारी लग रहा है। अगर घर में थोड़ा सा गर्म खाना मिल जाए तो शायद इस बूढ़ी जान में थोड़ी जान लौट आए। आज की रात बस पेट की जलन बुझ जाए, वही बहुत है। बाबा मुझे माफ कर दीजिए, घर में बहुत थोड़ा खाना है, बस उतना ही बना है जितना मेरे पति के लिए है। दिल तो बहुत चाहता है कि आपको खिलाऊं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। नहीं बिटिया, मैं समझता हूँ।
आजकल हर इंसान अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, किसी के पास फुर्सत नहीं है। भगवान तुम्हें सुख दे बेटी। बाबा, भगवान करे कहीं और से आपको सहारा मिल जाए। कविता की बात सुनकर बुजुर्ग आदमी की उम्मीद टूट जाती है। उतने में ही हरीश घर के बाहर आ जाता है। कविता, बाबा को अंदर बुला लो, बाहर बहुत ठंड है, यूं खड़ा रखना ठीक नहीं। वह बुजुर्ग आदमी से कहता है। हरीश बुजुर्ग आदमी को घर के अंदर ले आता है और फिर कविता से कहता है, जो खाना बना है ना, वो मेरे हिस्से का भी बाबा को ही दे दो, मैं बाद में खा लूंगा। फिर कविता ने वह रोटी बुजुर्ग आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा भूखा था, इसलिए उसने वह एक रोटी तुरंत खा ली। बेटा, बहू, तुम दोनों पर भगवान की बड़ी कृपा हो। न जाने कितने दिनों बाद आज पेट भर कर खाया है। इस कड़ाके की ठंड में जब हर दरवाजा मेरे लिए बंद था, तुम लोगों ने मुझे अपना समझा। भगवान करे तुम्हारे घर में कभी भूख ना आए, तुम्हारे चूल्हे की आग कभी ना बुझे। जिस तरह आज तुमने मेरी जान बचाई है, उसी तरह ईश्वर हर मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, हर ठोकर से तुम्हें बचाए और तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। पेट भरना जरूरी है बाबा, इंसान भूखा हो तो ठंड और ज्यादा लगती है। वह बूढ़ा आदमी हरीश और कविता को दुआएं देता हुआ वहां से चला जाता है। अगले दिन कविता ने हरीश से कहा, जी, ये घर में जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं वही सब हैं। कल से बच्चे भी भूखे हैं और हमने भी कुछ ढंग से खाया नहीं। आज अगर थोड़ा सा आटा दाल ले आई तो किसी तरह गुजारा हो जाएगा। हाँ कविता, बच्चों का पेट सबसे पहले है, मैं अभी जाता हूँ। जी, बस आज का दिन कट जाए तो बहुत है, भगवान आगे का रास्ता भी दिखा देंगे। पत्नी के कहने पर हरीश घर का राशन लेने के लिए बाजार की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़े आदमी के रोने की आवाज आती है। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से कह रहा था, बेटा, अब ये दर्द सहा नहीं जाता। छाती में ऐसी जलन उठ रही है जैसे आग लगी हो और सांस भी ठीक से नहीं आ रही। हर सांस भारी लग रही है बेटा, कहीं ले चल मुझे, किसी डॉक्टर को दिखा दे, शायद मेरी जान बच जाए। बाबा, मेरा भी दिल फट रहा है आपको इस हाल में देखकर, लेकिन मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। रोज की मजदूरी से बस पेट भर पाता हूँ, दवा और डॉक्टर का खर्च कहाँ से लाऊं? बाबा, काश मेरे पास पैसे होते, मैं आपकी तकलीफ ऐसे नहीं देख पाता। कुछ रास्ता निकल आए, बस यही दुआ है। मैं जानता हूँ बेटा, तेरी भी मजबूरी है, तेरे पास भी ज्यादा कुछ नहीं है, मगर अगर आज इलाज नहीं हुआ ना, तो शायद मैं ज्यादा दिन नहीं टिक पाऊंगा। बस भगवान के भरोसे ही सांसें चल रही हैं। फिर हरीश उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसके रोने की वजह पूछता है। बाबा, आप इतना रो क्यों रहे हैं? क्या तकलीफ है? शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ, कई दिनों से दवा नसीब नहीं हुई, शरीर अब साथ छोड़ने लगा है। अपने ही बेटे से इलाज की गुहार लगा रहा हूँ, पर उसके पास भी पैसे नहीं हैं। फिर बूढ़े आदमी का बेटा हरीश से कहता है, भैया, सच कहूं तो दिल बहुत भारी है। बाबा की हालत बिगड़ती जा रही है, पर मेरे पास इलाज के लिए एक भी रुपया नहीं बचा। हरीश दोनों बाप बेटे की बात सुनकर परेशान हो जाता है। फिर वह अपने बचाए हुए पैसे उस बूढ़े आदमी के बेटे को दे देता है, जिन पैसों से वह घर के लिए राशन लेने जा रहा था। मेरे पास भी बहुत ज्यादा नहीं है, इन्हीं पैसों से मैं अपने घर का राशन लेने जा रहा था, लेकिन अगर आज इलाज नहीं हुआ तो आपकी जान को खतरा है। ये पैसे रख लो, पहले बाबा को डॉक्टर के पास ले जाओ। उस नौजवान को हरीश के इस नेक काम पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने अपनी खुद की मजबूरी होते हुए भी उनकी मदद की है। वह चाहता था कि हरीश के कदमों में गिर पड़े, लेकिन हरीश ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहने लगा, भाई, ये मत करो। किसी के पैरों में गिरना इंसान को छोटा कर देता है और मदद करने वाले को भी शर्मिंदा करता है। मैंने कोई एहसान नहीं किया, बस वही किया जो एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए करना चाहिए। आज जब तू सामने खड़ा है तो लगता है जैसे भगवान खुद चल कर आ गया हो। बेटा,
तू तो मेरे लिए भगवान बनकर आया है। तेरे इस एहसान को मैं जिंदगी भर भी नहीं चुका पाऊंगा। भैया, आपने हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। भगवान आपको और आपके परिवार को कभी भूखा ना रखे। आज तुम्हारे बाबा को जरूरत थी, कल किसी और को होगी। अगर कभी काबिल बनो तो बस किसी और की मदद कर देना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दुआ होगी। इसके बाद दोनों बाप बेटे हरीश को दुआ देते हुए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हरीश तरह तरह के ख्यालों में खो जाता है। वह बेचारा बहुत हैरान और परेशान था, इसलिए वह सोचने लगता है। हरीश के दिमाग में अनगिनत ख्याल आ रहे थे। आज फिर मैंने वही किया, दिल के कहने पर सब कुछ दे दिया, लेकिन क्या हर रोज ऐसा कर पाऊंगा? हर गली, हर मोड़ पर कोई ना कोई दुखी मिल ही जाएगा। अगर मैं सबकी मदद करता रहूं तो फिर मेरे अपने परिवार का क्या होगा? कविता, बच्चे, उनकी भूख, उनकी ठंड, क्या ये सब मैं यूं ही अनदेखा कर सकता हूं? नेक काम करने से सुकून तो मिलता है, पर डर भी साथ चलता है। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों का सहारा बनते बनते मैं अपनों को ही बेसहारा छोड़ दूं। भगवान, मुझे सही रास्ता दिखाओ। इंसानियत और जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाऊं? कुछ देर बाद वह अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन भूख की वजह से उसे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह किसी तरह गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी पत्नी और बच्चे इसी इंतजार में थे, इसीलिए कविता ने फौरन दरवाजा खोल दिया। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पति के चेहरे पर मायूसी और उसके हाथ खाली देखे, उसकी खुशी पल भर में गायब हो गई। कविता हरीश से कहने लगी, आ गए जी, राशन ले आए क्या? बच्चे सुबह से रास्ता देख रहे थे। नहीं कविता, राशन नहीं ला पाया। क्या मतलब? पैसे तो दिए थे ना मैंने? दिए थे, लेकिन रास्ते में एक बहुत बीमार बूढ़ा आदमी मिला। उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, मैंने वही पैसे उसे दे दिए। अपने पति की बात सुनकर कविता गुस्से से आग बबूला हो उठी और फिर हरीश से बोली, क्या जी, आपको जरा भी होश है? हमारे बच्चे भूखे हैं, घर में चूल्हा ठंडा पड़ा है और आप हर किसी की मदद करने निकल पड़े हैं। क्या सिर्फ दुनिया का दुख ही आपको दिखता है? हमारा दुख नहीं दिखता न? कविता, मैं जानता हूँ तुम सही कह रही हो, लेकिन उस आदमी की हालत बहुत खराब थी। अगर आज मदद न करता तो शायद उसकी जान चली जाती। मैंने पहले भी किसी की मदद की है, आज भी दिल ने वही कहा। मैं रोज ऐसा नहीं कर सकता, पर आज खुद को रोक नहीं पाया। जी, मुझे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि बच्चों की भूख मुझसे देखी नहीं जाती। लेकिन आपकी बात भी समझ में आ रही है, आप गलत नियत से कुछ नहीं करते। ये लीजिए, इसे सुनार के पास गिरवी रखाइए, इससे थोड़ा राशन आ जाएगा। पेट खाली रहेगा तो न बच्चों से संभाल पाएंगे, न किसी और की मदद कर पाएंगे। कविता, तुम सच में बहुत बड़ी हो। आज तुमने मुझे समझा भी और संभाला भी। बस जी, घर और इंसानियत दोनों साथ चलनी चाहिए। अब जाइए, बच्चों के लिए कुछ ले आइए। फिर हरीश ने कविता से वह पायल ले ली। वह नहीं चाहता था कि सुनार के पास जाकर पायल गिरवी रखकर पैसे लाए, लेकिन बेचारा मजबूर था। हरीश बिना कुछ कहे सुनार के घर की तरफ चल पड़ा। हरीश को अपने घर के बाहर देखकर सुनार बोला, अरे हरीश, आज कैसे आना हुआ? कोई काम है क्या? हाँ सेठ जी, एक छोटा सा काम था, घर में जरूरत आ पड़ी है। कहिए, क्या लाए हो? ये मेरी पत्नी की पायल है, इसे कुछ दिनों के लिए गिरवी रखना है। जितने पैसे मिल जाएं दे दीजिए। ज्यादा भारी तो नहीं है। वैसे आजकल भाव भी ठीक नहीं चल रहा, बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना। सेठ जी, जितना बन पड़े दे दीजिए, बच्चों के लिए थोड़ा राशन लेना है। ठीक है, देख लेते हैं, मगर याद रखना समय पर छुड़ाना पड़ेगा, नहीं तो नियम के मुताबिक पायल मेरी हो जाएगी। हाँ सेठ जी, समझ गया। फिर हरीश सुनार को अपनी पत्नी की पायल दे देता है। पायल लेकर सुनार हरीश को पैसे दे देता है। हरीश पैसे लेकर बाजार से घर का राशन ले आता है। उसके बाद उसकी पत्नी खाना बनाती है और सब मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाकर घर के सारे लोग सो जाते हैं। आधी रात को दो चोर किसी तरह हरीश के घर में घुस जाते हैं। उनके पीछे राजा के सिपाही पड़े हुए थे
इसलिए उनसे बचने के लिए ही वे हरीश के घर में घुसे थे। उनके पास बहुत सारे सोने के सिक्के थे। जल्दी जल्दी अंदर चल, राजा के सिपाही बहुत पास आ गए हैं। अगर अभी पकड़े गए तो सीधा फांसी। खजाने से चुराना आसान था, बचकर निकलना मुश्किल हो गया। बाहर निकले तो खत्म समझो। सांस भी ठीक से नहीं आ रही। ये सोने के सिक्के बहुत भारी पड़ रहे हैं। लगता है आज जान ही चली जाएगी। ये झोपड़ी गरीब का घर लगता है, यहां कोई शक भी नहीं करेगा। चल यहीं छुपा देते हैं। भगवान कसम, अगर आज बच गए तो फिर ऐसी चोरी का नाम भी नहीं लूंगा। हाँ जल्दी, सोना यहीं रहने दो, जान सबसे बड़ी है। हाँ यही ठीक है, सोना यहीं छोड़ देते हैं। जान बची तो फिर कभी लेने आ जाएंगे। चल निकलते हैं यहां से, सिपाहियों की आहट आ रही है। फिर वे दोनों चोर सोने से भरी सिक्कों की थैली हरीश के घर में ही छोड़कर भाग जाते हैं। सुबह जब हरीश और उसकी पत्नी सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि घर में एक थैली रखी हुई है। जी, ये थैली यहाँ कहाँ से आ गई? कल रात तो कुछ भी नहीं था। हरीश ने जब वह थैली खोली तो अंदर सोने के सिक्के देखकर उसके तो होश उड़ गए। हे भगवान, ये तो सोने के सिक्के हैं, इतने सारे। मैंने आपसे कहा था ना जी कि भगवान एक दिन हमारी हालत जरूर बदलेंगे। देखिए, उन्होंने हमारी सुन ली। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें विश्वास करना सिखाया और आज उसे सच कर दिखाया। हाँ कविता, सच कहती हो तुम। जब हम खुद भूखे थे फिर भी किसी का दिल नहीं दुखाया। आज भगवान ने उसी का फल दिया है। हे प्रभु, आपने हमारी लाज रख ली। आपने दिखा दिया कि सच्चाई और नेकी कभी खाली हाथ नहीं लौटती। चलो कविता, पहले भगवान का नाम लें। जो भी करेंगे ईमानदारी से करेंगे। आज समझ आ गया, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। वे सोने के सिक्के पाकर हरीश कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो जाता है। इसके बाद वह अपने लिए एक बड़ा सा आलीशान मकान खरीदता है और फिर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।